नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट हरनीत सिंह आप सभी का स्वागत कॉमर्स पाठशाला पे करता हूं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, ये आपके रेशियो की फर्स्ट क्लास है। पार्ट 1 की बात मैं करूँगा। मैं दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 5 है। बुक का नाम आपका डीके गोएल है। चैप्टर आपका अकाउंटिंग रेशियो का है। दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे कर लेंगे। दोस्तों रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब आप रिलेटिव फिगर्स को कंपेयर करते हो, अब ऐसे मान के चलिए कि अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल की, दोनों आपके एक्सप्रेस होती है लीटर्स में, मिलीलीटर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके पास अगर 20 लीटर पेट्रोल है और 10 लीटर का आपके पास डीजल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20/10। इसका मतलब क्या है 2:1। जहाँ दोस्तों सेम जिसकी बेसिकली क्वांटिटी आपकी बराबर होती है, आप उसको आपस में कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एप्पल और बनाना की बात कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 20 kg एप्पल्स हैं और 10 kg मेरे पास बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20/10 विच मीन्स 2:1। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं वीट और सीरियल की बात यहाँ पे करूँगा, तो अगर मेरे पास 50 kg का वीट है और सीरियल मेरे पास 10 kg का, इसका मतलब क्या हुआ कि 50/10। इसका मतलब क्या हुआ 5:1। दोस्तों यही कहलाता है आपका अकाउंटिंग रेशियो। मीन्स जहाँ आप रिलेटिव फिगर्स को आप आपस में कंपेयर करते हो, जिनका बेसिकली क्वांटिटी बराबर होता है, तो वो कहलाएगा आपका अकाउंटिंग रेशियो। अब दोस्तों इसी केस में आपका रेशियो एक्सप्रेस हो सकता है परसेंटेज में भी। मतलब ऐसे मान के चलिए कि जब आप परसेंटेज निकालेंगे, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल परसेंटेज भी निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 15%, 16%, 20%, 10%, तो वो भी कंपैरिजन का पार्ट आपका यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी एक तरह की, रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज रेशियो। दोस्तों अर्थमेटिकल टर्म्स में जो करने अभी बताया है कि जहाँ आपकी क्वांटिटी बराबर होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको केजी का एग्जाम्पल अभी दिया था, लीटर का एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, फिर से केजी का एग्जांपल दिया था वीट और सीरियल में। तो दोस्तों वही आपको कहलाएगा अर्थमेटिकल टर्म्स, जहां आपस में दूसरे को कंपेयर करते हो कि अगर एक चीज़ आपकी एक मान लो 1 किलो है, तो दूसरे उस 1 किलो के बदले में कितनी बराबर है आपकी। मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वीट और सीरियल की बात की थी कि अगर आपका वीट यहाँ पे 10 किलो है और सीरियल आपका अगर 50 किलो है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी उल्टा कर लीजिए वहाँ पर कि अगर आपका वेट 50 किलो है और सीरियल आपका 10 किलो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50/10 विच मीन्स 5:1। तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका सिंपल अर्थमेटिकल टर्म्स का रेशियो कि 5 कि हर बेसिकली 1 किलो की सीरियल के बदले में आपके पास 5 किलो का वीट है। मैं दोस्त फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि हर 1 किलो के बदले में सीरियल के बदले में आपके पास 5 किलो का वीट है। तो दोस्तों वो कहलाएगा 5:1 विच मीन्स कंपैरिजन ऑफ अर्थमेटिकल टर्म्स। और दोस्तों वही कहलाएगा आपका रेशियो एनालिसिस। अब आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज आपका है 5.1, इधर रखा है रेशियो में भी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग 4 वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोर्शन और द प्योर रेशियो और द सिंपल रेशियो। दोस्तों प्योर रेशियो सिंपल रेशियो का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था वो है आपका प्योर रेशियो कहलाता है, सिंपल रेशियो। वहाँ लिखा हुआ है 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 एक्सेट्रा, वो कहलाएगा आपका प्योर और सिंपल रेशियो। दोस्तों इसी तरह से आपका आगे दे रखा है रेट और सो मेनी टाइम्स। दोस्तों मैं जब रेशियो की अगली क्लास आप बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि रेशियो आपके परसेंटेज में भी दे रखे होंगे आपको कई जगह, और फिर आपको टाइम्स में भी दे रखे होंगे और सिंपल प्योर में भी दे रखे होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर टाइम्स में एक्सप्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। अब ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर मान लीजिए 50,000 किलो का अगर मेरे पास वीट है और 10,000 किलो का मेरे पास सीरियल है, उसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि 50,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। यानी कि आपके पास हर सीरियल 1 किलो सीरियल के बदले में आपके 5 टाइम्स आपके पास वीट है। दोस्तों फिर से बता देता हूँ मैंने एग्जांपल यहाँ पे वीट और सीरियल का दिया है। अगर मान लीजिए मेरे पास 50,000 किलो का वीट है और 10,000 किलो का सीरियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे टाइम्स में एक्सप्रेस करना तो क्या करूँगा मैं 50,000 डिवाइड बाई 10,000 किलो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 5 आ जाएगा डिवाइड करके, तो वो आ जाएगा 5 टाइम्स, विच मीन्स कि हर 1 किलो सीरियल के बदले में आपके पास 5 किलो का वीट है, विच मीन्स 5 टाइम्स आपके पास वीट है। ओके, अब दोस्तों आगे आ जाइए इस तरह से आगे देखा परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज आपका सिंपल है, जो पहले भी आप शुरू में निकालते हो 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, वो चीज़ आपकी यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगी परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्रॉफिट और कैपिटल का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। मान लीजिए आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है और 2 लाख का आपके पास कैपिटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 विच मीन्स आपके पास 10% प्रॉफिट है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मेरे पास 10% प्रॉफिट हो विद रेफरेंस टू कैपिटल, किसी के पास 20% हो, फिर 30% हो, 40% हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका परसेंटेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, कि कहाँ आप लोग रेशियो कंपैरिजन कर रहे हो परसेंटेज की बेसिस पे। दोस्तों एक चीज़ आपकी ये हो गई। फिर आगे आ जाइए
फ्रैक्शन की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। दोस्तों फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन जो आप नॉर्मल पढ़ते हो कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, विच मीन्स 1/5 से 2/5 3/5। तो दोस्तों ऐसे भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों वही चीज़ आपके यहाँ पे आ जाए। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कैपिटल की बात यहाँ पे कर लीजिए। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट आपका 20,000 है और कैपिटल आपका 2 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ 1/10। तो वो आपका हो गया यहाँ पर फ्रैक्शन एनालिसिस, मीन्स 1/10 1/20 1/30। मैं बोल सकता हूँ जैसे इस केस में कि अगर मेरे प्रॉफिट मेरे पास 1/10 है, इस केस में जहाँ मैंने बोला कि 20 आपके पास प्रॉफिट था और 2 लाख आपके पास कैपिटल था, तो 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 कहाँ पर हो गया। तो हो सकता है 1/10 मेरे पास हो, किसी और के पास 1/20 हो, फिर किसी का 1/30 हो, फिर 2/30 एक्सेट्रा। तो दोस्तों वो कहलाता है आपका फ्रैक्शन एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो दोस्तों अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस पे। दोस्तों क्रॉस सेक्शनल यहाँ पर क्या देखा है, पढ़ लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ फर्म्स रेशियो विद दैट ऑफ सम सिलेक्टेड फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एवरेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप मान लो को कंपैरिजन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सीमेंट इंडस्ट्री आपका हो गया या कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आप आपस में उनका कंपैरिजन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे कर लेते हैं, किसी एक कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी कंपनी के मार्केट डिपार्टमेंट का, तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ आप एक तरह की सेम इंडस्ट्री का आपस में कंपैरिजन करते हो, मान लो किसी इंडस्ट्री का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस आपका 2:1 है, दूसरे का आपका 3:1 है, तो वो क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अगर मान लीजिए एक इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री है, एक आपकी किसी और चीज़ की इंडस्ट्री है, तो आप आपस में सेम इंडस्ट्री का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो, तो वही कहलाएगा आपको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। या दोस्तों कंपैरिजन आपका इंडस्ट्री का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है, किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हो। बस फर्क यहाँ पे बात यही है कि वो सेम फील्ड में काम करने चाहिए। अगर आप कंपैरिजन किसी डिवीजन का करेंगे और वो अलग अलग फील्ड का होगा तो वो चीज़ इसमें यहाँ पर नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट और दूसरी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो उनका प्रोडक्ट जो भी उनका बेसिकल टर्नओवर है, जो भी कुछ होता है, आप उसी में कंपैरिजन आपस में नहीं कर पाएंगे। हाँ आप ये कर सकते हैं कि एक कंपनी का कोई एचआर डिपार्टमेंट और दूसरी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में लेबर टर्नओवर रेशियो में आप वहाँ पर उसका कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो वही आपका कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे आ जाइए टाइम सीरीज एनालिसिस पे। यहाँ पे दे रखा है अनदर वे ऑफ कंपैरिजन इज टू कंपेयर अ फर्म्स प्रेजेंट रेशियो विद द पास्ट रेशियो। दोस्तों उसका मतलब क्या हुआ कि आप आज का रेशियो कंपैरिजन कर रहे हो प्रीवियस रेशियो से। मतलब ऐसे मान लीजिए कि पहले अगर मान लो आपका रेशियो 2:1 था और आपका रेशियो अब 3:1 हुआ है, तो अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव सेंस में है, ये तो वैसे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फेस में, तो हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ रहा हूँ अगर मैं एसेट की बात यहाँ पे करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात लायबिलिटी करूँगा, उसका मतलब क्या है, वो बढ़ तो रहा है लेकिन उससे नुकसान आपका हो जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये था कि अगर पहले एसेट्स आपका 2:1 था और आपका 3:1 हो गया, इसका मतलब क्या कि वो तो आपका फायदेमंद है। वो तो आपको उसमें आपका फायदा होगा कि पहले आपका एसेट 2 थे विद रिस्पेक्ट टू 1, अब आपके पास 3:1 है। तो दोस्तों वो तो आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। लेकिन अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात यहाँ पे करूँ, अगर लायबिलिटीज़ का रेशियो पहले आपके पास 2:1 था और अब आपका 3:4:1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए डिक्लाइनिंग फेस है। तो दोस्तों ये फ़र्क ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेंस में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज का एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि आप आज का कंपैरिजन प्रीवियस उससे कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से, विच मीन्स आज आपका रेशियो कुछ और था, पास में आपका रेशियो कुछ और है, तो वो आपका कहलाएगा टाइम सीरीज एनालिसिस। दोस्तों उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और आता भी बोर्ड में बहुत कम चांसेस है। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जब चैप्टर को पढ़ें तो एक बार इसको लाइन को 2-3 पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा, सफिशिएंट है उसके लिए। अब दोस्तों आगे अगले टॉपिक पर आ जाइए बेंचमार्क्स पे। दोस्तों बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। क्या बताया मैंने अभी आपको, कंपैरिजन मतलब होगा बेंचमार्क का। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने दे रखा है कि आपको 4 तरह के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे दिया है। पहला आपका दे रखा है पास्ट रेशियो, फिर आपका है यहाँ पर ये रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज, फिर आपका दे रखा है रूल ऑफ थंब। दोस्तों 3 टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। दोस्तों पास्ट रेशियो में आपको बता चुका हूँ पहले पीछे टाइम सीरीज एनालिसिस में कि ये अगर आप पिछले उससे कंपैरिजन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूँ कि मैंने पास्ट से कंपैरिजन किया, अगर मान लीजिए आज मेरा करंट रेशियो अगर कोई है, मान लीजिए अभी बताऊंगा क्या चीज़ होती है करंट रेशियो, अगर क्लास में बताऊंगा आपको। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर कोई चीज़ आपकी 20% आज है और पहले आपकी 50% थी, इसका मतलब क्या है कि 30% से आपका वो डिक्रीज हो गया है। या पहले आपका 20% था और अब 50%, इसका मतलब क्या हुआ कि 30% से अब वो आपका इंक्रीज हो गया है। तो दोस्तों वो कहलाएगा आपका पास्ट रेशियो, विच मीन्स पास्ट एनालिसिस आप कर रहे हो करंट पोजीशन से। दोस्तों वही कहलाएगा आपका पास्ट रेशियो। अब आगे आ जाइए रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज।
दोस्तों ये वही चीज़ है जो आपको पहले बताया था मैंने क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में, कि आपने मतलब आप सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेम डिवीजन में आपका कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर आपका सेम इंडस्ट्री में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोस्तों वही कहलाएगा आपका सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज। या ऐसे मान लीजिए कि आपका मान लो कोई फर्म है और आपका इंडस्ट्री एवरेज आपका अलग अलग है। मान लीजिए कोई आपका एक फर्म का जो रेशियो है वो आपका 2:1 है और जो ओवरऑल इंडस्ट्री ने सेट करा है स्टैंडर्ड वो आपका 3:1 है। इसका मतलब क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से मैच नहीं कर रही है। तो दोस्तों वही कहलाएगा आपका इंडस्ट्री एनालिसिस या इंडस्ट्री एवरेज के बेस पे हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आगे आ जाइए आप लोग रूल ऑफ थंब पे। दोस्तों रूल ऑफ थंब यहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर रखा है 5.3, देख लीजिए यहाँ पर। Certain rule of thumbs based upon proven conventions have evolved over the period of time. For example, rule of thumb for current ratio is 2:1. दोस्तों रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर रखा ऑलरेडी, आप ऐसा मान के चलिए, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई चीज़ का आपका स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि कोई चीज़ 20% होनी चाहिए, वो 30% होनी चाहिए, बुक में कहीं लिखा हुआ है वो चीज़ लिखी हुई है कहीं से, तो वो कराएगा आपका रूल ऑफ थंब। जो आपका ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है कि आपको या तो उससे अगर आप उससे बुरा करेंगे, मतलब सॉरी उसका आप कम करेंगे तो आपके लिए वो नेगेटिव हो जाएगा, और आप उससे ज़्यादा करेंगे, उतने बराबर करेंगे तो आपके लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों वो करेगा आपका रूल ऑफ थंब। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ का इफेक्टिव स्टैंडर्ड आपका 20% है, अब ऐसे मान लीजिए कि मेरा प्रॉफिट रेशियो मान लो 20% है, अगर मैं 20% से कम करूँगा तो मेरे लिए वो नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा मेरे लिए ऑब्वियसली, और 20% ज़्यादा करूँगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव इफेक्ट। तो दोस्तों वही कहलाता है आपका रूल ऑफ थंब, जहाँ मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट कर रखा है और मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने करंट रेशियो को। तो आई होप कि आपको पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों उसमें आपके 3 पार्ट थे, पहला आपका पास्ट रेशियो का पार्ट था, फिर आपका यहाँ पे सिमिलर फर्म्स और इंडस्ट्री एवरेज का पार्ट था, एंड फाइनली आपका रूल ऑफ थंब का पार्ट है। ओके, तो दोस्तों आगे आ जाइए, एडवांटेजेस और यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। दोस्तों एडवांटेज यहाँ पे दे रखे हैं, एक एक बार नजर मारेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक एक दो पढ़ लेंगे, बहुत सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। ये दे रखा है हेल्पफुल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों जब हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं, दोस्तों रेशियो भी अपने आप में वही है कि आप लोग ट्रेंड एनालिसिस लगाते हो इस चीज़ का, विच मीन्स आप करंट पोजीशन कंपनी कैसी है, आगे इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, पास में इसका इफेक्ट क्या था, तो उसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हो आप, रेशियो एनालिसिस निकालते हो। दोस्तों एक तरह की टेक्निक है आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, आपकी एक तरह से टेक्निक है कि आप चेक करोगे कि आपकी करंट पोजीशन कैसी चल रही है कंपनी की। दोस्तों आप लोग देखते हो कि आप लोगों ने कई बार ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे, पीएल अकाउंट में कई बार बनाए होंगे, बैलेंस शीट कई बार बनाई होगी, तो आप उसमें चेक करते हो कि भाई अपने डाटा तो आपके पास तैयार हो गया, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उससे आपका होगा रेशियो एनालिसिस से। और भी टेक्निक होती है, तो ये वन ऑफ दोज है उसमें से। ओके, अब आगे आ जाइए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। दोस्तों जो भी आपका अकाउंटिंग डाटा होता है वो सिंप्लीफाई कर देता है, विच मीन्स आपने अलग अलग रेशियो बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका करंट रेशियो आपका कोई होता है, क्विक रेशियो है, फिर आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, फिर आपका ये नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच मीन्स कि आपने रेशियो एनालिसिस, आपने फर्म का कंपैरिजन निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए आपने रेशियो एनालिसिस बनाया है, जिससे आप क्या करोगे कि आप एक एनालिसिस निकालोगे, भाई ये कैसी पोजीशन है, क्या इसका ये फ़ायदेमंद है, नुकसान है आपका, और फ़ायदा है तो कितना फ़ायदा है, नुकसान है तो कितना नुकसान है, आगे हमें कैसे इंप्लीमेंट और तरीका निकालना पड़ेगा, तो वो कहलाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। दोस्तों इस तरह से आपको आगे दे रखा है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि आज का कंपैरिजन आप प्रीवियस से कर रहे हो, विच मीन्स कि अगर आपका आज का रेशियो एनालिसिस था और पास्ट का जो भी आपका रेशियो एनालिसिस है उसमें आपस में कंपैरिजन क्या क्या है, और जो भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होगा उससे हमें आगे क्या बजट बनाना है, क्या प्लानिंग करोगे, तो वो क्या लगेगा आपका हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। दोस्तों आप आगे जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह बनाओगे कंपनी की, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की एमडी हो या सीईओ है या किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप काम कर रहे हो और आपके पास रेशियो एनालिसिस आ गया, तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास नेगेटिव इफेक्ट है रेशियो का तो आपको क्या करना है वो आप चेक करोगे उसी से, अगर आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट है तो आपको तब क्या करना है वो चेक करोगे कंपैरेटिव स्टडी से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ बिजनेस। वीक स्पॉट का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके बिजनेस की कमजोर कड़ियाँ हैं, मतलब जो भी आप ऐसे मान लीजिए जो आपके वीकेस्ट पॉइंट है बिजनेस में, उसमें आपको इंप्रूव कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कैपिटल कम है, जब ऐसे मान लीजिए कि प्रॉफिट रेशियो के दौरान आपके पास प्रॉफिट में कम निकल के आया है, तो प्रॉफिट को इंप्रूव कैसे करोगे, तो वो आपको पता चलेगा यहाँ पर। इस केस में आपके पास अगर रेशियो कम निकल के आया, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 20% रेशियो था प्रॉफिट का, अब आपके पास 10% है, तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाओगे ताकि आप पिछले प्रॉफिट के बराबर कर लो, या फिर उससे भी आप इंप्रूव कर सकते हो उससे भी ज़्यादा। तो वो क्या लगेगा आपका, यही वीकर स्पॉट को यहाँ पे लोकेट करना है रेशियो एनालिसिस में। तो ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे लास्ट ये मैं यहीं पर पढ़ूंगा इसको मैं। और एनुअल फोरकास्टिंग, दोस्तों फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर की एक्शंस को आप प्रेडिक्ट करते हो।
अब ऐसे मान लीजिए कि जो भी आपका फ्यूचर में होने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम लोग बजट बनाते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा गवर्नमेंट बजट 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 पेश करती है यहाँ पर फरवरी में। तो दोस्तों वो चीज़ आपकी आती है फॉरकास्टिंग की कि आपको फ्यूचर में कौन कौन से काम करने हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे आपने कई बार देखा होगा आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, इतने परसेंट लाने हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है आपकी फॉरकास्टिंग। दोस्तों रेशियो में आपका ऐसा ही होता है कि आप लोग आगे के जितने भी फ्यूचर एक्शंस होते हैं आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लेते हो और उसी के बेस पे आप काम करते हो आज के लिए। दोस्तों वो कहलाएगा आपका फॉरकास्टिंग का प्रोसेस। ओके, अब दोस्तों आगे आ जाइए लिमिटेशन पे, पेज आपका है 5.4, शुरू कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है फॉल्स अकाउंटिंग डाटा गिव्स द फॉल्स रेशियो। दोस्तों कई बार क्या होता है, जो आपका डाटा होता है अकाउंट्स के अंदर वो कई बार मैनिपुलेट कर दिया जाता है अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका डाटा ही मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका रेशियो भी आपका ठीक ठाक नहीं निकल पाएगा। जो आपका आइडियल रेशियो निकलना चाहिए, जो भी आपको एक्चुअल रेशियो निकालना है जिससे आपकी एक्चुअल पोजीशन पता चले, वो आपका यहाँ पर नहीं निकल पाएगा क्योंकि आपका डाटा ही कहाँ पे ख़राब है। आपने यहाँ पर उसमें कुछ भी एड अप माइनस कर दिया जिससे आपकी पोजीशन अच्छी हो सके, तो वो क्या हो गया आपका मिसलीडिंग डाटा, और उसमें से क्या होगा रेशियो भी आपके मिसलीडिंग हो जाएंगे वहाँ पर। फिर आगे आ जाइए, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म्स अडॉप्टेड डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कोई सेम इंडस्ट्री की बात यहाँ पे करते हैं और वो इंडस्ट्री आपस में जो रेशियो बनाने का तरीका है या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो भी अलग अलग बनाती हैं, मान लीजिए उनका जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, मान लीजिए जो अगर वो अकाउंट बनाती है सिंगल बेसिस पे, सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट बनाती हैं और आप बनाते डबल एंट्री सिस्टम पे, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका अकाउंट बनाने का तरीका यहाँ पे अलग है, आपका तरीका यहाँ पे अलग है। हो सकता है वो अकाउंट बना कैश बेसिस पे, ऐसे मान के चलिए कि वो डेप्रिसिएशन की एंट्री करते ही नहीं है अपनी बुक्स के अंदर, उनका तरीका कैश बेसिस का है और आपका तरीका यहाँ पे एक्चुअल बेसिस का है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि आपकी पॉलिसीज यहाँ पे अलग हो जाएंगी, उनकी पॉलिसीज यहाँ पे अलग हो जाएंगी। तो इस केस में क्या करेंगे, आप अगर रेशियो एनालिसिस करेंगे भी तो आपके यहाँ पे सही नहीं माना जाएगा क्योंकि दोनों की पॉलिसीज अकाउंट बनाने के यहाँ पर अलग अलग थी। तो आई होप कि आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे इतना ही कह रहा था कि आप कंपैरिजन उसी का यहाँ पे करेंगे जिनकी अकाउंट्स बनाते वक्त पॉलिसीज एक जैसी हों। अगर आपका अक्रूवल पॉलिसीज है अकाउंट बनाते वक्त और सामने वाले की पॉलिसी भी अक्रूवल पॉलिसी पे अकाउंट बना रहा है वो, तभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे दोनों के रेशियोज़ का। तो आई होप कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट दे रखा है विंडो ड्रेसिंग का, ये 6 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, मैं इसको पढ़ूंगा लास्ट यहाँ पर। दोस्तों विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मान के चलिए कि जहाँ आप लोग मैनिपुलेशन कर देते हैं अकाउंट्स में। अब ऐसे मान के चलिए कि मुझे अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी दिखानी है शेयर होल्डर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को, और वहाँ मैंने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट एक्चुअली इतना हुआ नहीं था, अब मैंने उसमें ऐसी रैंडमली फिगर्स वहाँ पे ऐड कर दी पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए, दोस्तों वो कहलाता है आपका विंडो ड्रेसिंग। अब ऐसे मान के चलिए कि लाइबिलिटीज़ को आपने कर दिया अंडर स्टेट और एसेट्स को आपने कर दिया ओवर स्टेट, या प्रॉफिट को आपने दिखा दिया यहाँ पर ओवर स्टेटेड, वो कहलाएगा दोस्तों आपका विंडो ड्रेसिंग। दोस्तों ओवर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जितनी फिगर आपकी थी नहीं आपने उससे ज़्यादा दिखा दी। मान लो फिगर आपकी 1 लाख थी तो आपने उससे कर दिया 10 लाख कर दिया, एक जीरो आपने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। या मान लीजिए लाइबिलिटीज आपकी 10 लाख रुपए की थी, आपने जीरो कम कर दिया उसको 1 लाख बना दिया, तो वो कहलाएगी आपकी अंडर स्टेट। दोस्तों इसी तरह से उसी को बोलेंगे आप विंडो ड्रेसिंग। तो दोस्तों अगर इसी तरह से आपकी विंडो ड्रेसिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मिसलीडिंग है और वो आपके इफेक्टिव नहीं है, तो उस तरह से आप रेशियो यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। निकाल भी लेंगे तो दोस्तों आपका लिए बेसिकली बेकार होगा, कोई फायदा उसका होगा नहीं आपका, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन कंपनी की आपको कभी पता नहीं चल पाएगी। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पर लिमिटेशन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिमिटेशन के पढ़े हैं, आप लोग और एक और पॉइंट यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हद से ज़्यादा आपका 2 मार्क्स का आता है थ्योरी का पॉइंट इसमें, तो आई थिंक 2 मार्क्स के हिसाब से 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इस नाम से। अब दोस्तों हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा पेज आप निकाल लीजिए 5.6, ये रखा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। दोस्तों आगे आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या है कि रेशियो कितने टाइप्स में अपने बांट दिया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है 4 कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी है। रेशियो में भी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एज फॉलोज। दोस्तों पेज नंबर आपका 5.6 है, बुक आपकी डी गोएल चल रही है, शुरू कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी ऑफ टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और द इनकम रेशियो। दोस्तों क्या क्या होता है मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इसको भी। लिक्विडिटी रेशियो का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जहां आप लोग कंपनी की पोजीशन लिक्विड पोजीशन चेक कर दो। लिक्विड का मतलब क्या है कि अभी कंपनी की कैश पोजीशन क्या है या आपकी फर्म की कैश पोजीशन कितनी स्टेबल है।
अब ऐसे मान के चलिए कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट मशीनरी आपके पास है, लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास हो गया, फर्नीचर है, लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, करंट एसेट आपके पास बहुत सारे हैं, लाइबिलिटीज भी आपके पास एवरेज हैं, फिर काफ़ी लाइबिलिटीज आपके पास हैं, लेकिन एक्चुअल कैश की पोजीशन आपके पास कितनी है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके पास कितने हैं, तो वो आपके पता चलता है लिक्विडिटी रेशियो में। दोस्तों मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि एक्चुअल कैश पोजीशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों एसेट्स होना एक और बात है और आपके पास कैश पोजीशन होना एक और बात है। अगर एसेट्स आपके पास बहुत सारे होंगे और लिक्विड कैश आपके पास बहुत कम होगा, तो जितने भी आपके पास डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे या जितनी भी आपको मोटे एक्सपेंस कैश की जरूरत पड़ेगी, मोटे कैश की जरूरत पड़ेगी, तब आपके पास कैश नहीं होगा, तो कंपनी की पोजीशन वहाँ पे एडवर्स मान जाएगी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट करंट लायबिलिटीज। दोस्तों ऊपर से आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास जितने भी करंट एसेट्स हैं, ये तो मैंने यहाँ पे कैश की बात यहाँ पे कर दी, उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट आपके पास कितने करंट एसेट्स ऐसे हैं जो करंट लायबिलिटीज को यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। अब ऐसे मान के चलिए कि आपके पास 10 लाख रुपये करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज आपके पास 5 लाख की थी। इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स आपके पास ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज आपके पास कम है। इसका मतलब क्या है कि सारी करंट लायबिलिटीज यहाँ पर कवर हो रही है करंट एसेट्स के अंडर में। दोस्तों वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है कि कल लिक्विडिटी रेशियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे लिखा है द लिक्विडिटी रेशियो देयरफॉर आल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दोस्तों उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आप लोग विद इन द ईयर चेक करते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि विद इन द ईयर कितने करंट एसेट्स आपके पास थे विद रेफरेंस टू करंट लायबिलिटीज। दोस्तों करंट एसेट आपके पास ज़्यादा होंगे, लायबिलिटीज आपके पास कम होगी, तभी आपकी लिक्विडिटी रेशियो किस स्टेबल मानी जाएगी यहाँ पर। तो आई होप कि आपका समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से मैं बता दूं आपको, एक आप यहाँ पर चेक करते हो कैश पोजीशन, प्लस दूसरा आप चेक करते हो कि आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं विद रेफरेंस टू करंट लायबिलिटीज। ओके तो दोस्तों आगे आ जाइए। यहाँ पर ये दे रखा है लिक्विडिटी रेशियो में भी इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला आपका दे रखा है करंट रेशियो और द वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरा आपका दे रखा है क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो और द लिक्विड रेशियो। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिक्विड रेशियो ऊपर आपका लिक्विडिटी था, यहाँ पर लिक्विड रेशियो है। ओके दोस्तों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले पार्ट्स में सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत डिस्कस यहाँ पे करेंगे बेसिक्स में। करंट रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा आपका? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। दोस्तों आगे अगले पेज में आपको दे भी रखा है। करंट एसेट्स क्या होते हैं आप जानते हैं पहले से कि जो आपके बेनिफिट्स होते हैं और जो आपके इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर के अंदर, फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो वो करेंगे दोस्तों करंट एसेट्स। पेज नंबर 5.7 पे सारे करंट एसेट्स की लिस्ट आपको दे रखी है, एक बार उसे नजर मार लीजिए। आई होप कि आप उसको समझ जाओगे आराम से। फिर आगे दोस्तों आपका दे करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है पेज नंबर 5.8 पे, और दोस्तों आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पार्ट 1 में इसको मैं अगले पार्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगा, इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे मैं। अब आगे आ जाइए क्विक रेशियो पे, क्विक रेशियो और द एसेट टेस्ट रेशियो और द लिक्विड रेशियो। दोस्तों क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। दोस्तों ये आपका ये दे रखा है आगे पेज पे 5.8 पे दे रहा है, ये आपका आगे मिल जाएगा 5.8 पे तो नहीं दे रखा, ये 5.10 पे आपको दे रखा है क्विक रेशियो और द एसेट टेस्ट रेशियो। यहाँ पर दे रखा है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट क्या होता है आपका? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। दोस्तों डिटेल में डिस्कस करूंगा उसको मैं अगले पार्ट में, आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अक्सर आगे आ जाइए आप सॉल्वेंसी रेशियो पे। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होगा? These ratios are calculated to assess the ability of the firm to meet its long-term liabilities and as and when become due। दोस्तों ये क्या यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पहले आपको याद होगा हम लोग ऊपर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात यहाँ पर कर रहे थे करंट रेशियो के अंदर, ये लिक्विड रेशियो के अंदर हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात यहाँ पे कर रहे थे, जबकि सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आप लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, ऐसा मान के चलिए कि मेरे पास सारे एसेट्स मिलाए कितने हैं मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितने सारे फिक्स एसेट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू नॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए आपके पास कितने सारे एसेट्स हैं, चाहे आपके पास फिक्स एसेट्स हो चाहे आपके पास वो करंट एसेट्स हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका दे रखा है, ये लिखा हुआ है दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम द ड्यू। जब वो आपकी वो ड्यू हो गई हैं तब आपके पास कितने सारे एसेट्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे आपके पास वो करंट एसेट्स है, चाहे आपके पास नॉन करंट एसेट्स है, वो कितना फुलफिल वहाँ पे उसे कर पा रहे हैं। आगे आ जाइए, इधर रखा डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर आगे टोटल एसेट्स टू टोटल डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और फिर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों इसको इन रेशियोज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। फिर आगे आ जाइए एक्टिविटी रेशियो के।
दोस्तों आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी हम सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगले पार्ट में मैं हर रेशियो को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा, तो प्लीज़ आप जल्द से मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। अब आ जाइए एक्टिविटी रेशियो पे, ये दे रखा है, दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप जितने भी दोस्तों रेशियो आप निकालेंगे मोस्टली आपके सेल्स के बेसिस पे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकालोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों जितने भी ये रेशियो दे रखे हैं यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि ये सारे रेशियो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर आपके सेल्स के रेफरेंस में निकलेंगे। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले पार्ट्स में। फिर दोस्तों आगे आपको दे रखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और द इनकम रेशियो। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में दे रखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑल द बिजनेस कंसर्न इज टू अर्न द प्रॉफिट। दोस्तों नाम से आपको पता चल रहा है कि आप जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नेट प्रॉफिट की बात आप कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका है, या कोई भी आपका प्रॉफिट आपके जो भी होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में। तो उसका एनालिसिस आप करते हो इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर में। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड फाइनली आपका दे रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये बेसिक खत्म हो चुका है। रेशियो क्या होता है थोड़ा बहुत मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया। दोस्तों ये सिर्फ बेसिक्स की क्लास थी, तो आई होप कि आपको अच्छे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। दोस्तों जो चीज़ ना आपको ना समझ में आई हो तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेसिक वाले पार्ट को, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा अगले पार्ट में। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल भी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द कॉमर्स पाठशाला चैनल।